आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर उसमें अगर सिंपल देते हैं, अगर सिंपल मोनोकल्चर मतलब पूरा जो फील्ड है एक ही क्रॉप से भरा हुआ है, तो उसका क्या फायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है? ऑप्शन 2। हम्म देखिए सिंपल है, अगर मान लेते कि एक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए, देखते हैं फर्स्ट कैसे नहीं है वो देखते हैं। देखिए मोनोकल्चर से लो यील्ड आएगा, इसका जरूरी नहीं, मोनोकल्चर करते हैं इसलिए कि यील्ड जो है वो ज्यादा है। अभी एक फील्ड है मेरे पास, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पूरे एक टाइप के क्रॉप्स है, एक टाइप के क्रॉप्स है। तो अगर मान लेते कि यहाँ पे एक पेस्ट आ गया जो कि इस क्रॉप के लिए वो इसके ऊपर पेस्ट है वो, तो ये पूरा पूरा जो फील्ड है उसको खत्म कर देगा ना। समझ में आ रहा है? तो देखिए यील्ड तो रहेगा ही बराबर, ठीक है, यील्ड जो है वो उसके हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो यील्ड तो लो नहीं रहेगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, हाँ ये तो रहेगा ही। उसके अलावा देखेंगे कैरेक्टराइज बाय पुअर रूट सिस्टम, ये उससे कुछ लेना देना नहीं उससे। यहाँ पे क्या होगा, हाईली प्रोन टू पेस्ट, अगर मोनोकल्चर करते हैं हम लोग तो जो पेस्ट है उससे क्या है, वो डिसीज जो है अगर सोचो एक के ऊपर आएगा पूरा फैल जाएगा ना। तो ये है फोर्थ वाला ऑप्शन इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज, अगर वायरस फ्री अगर प्लांट चाहिए मुझे, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है इसमें से? हेलो आयुष, कौन सा है सबसे बेस्ट मेथड? मेरिस्टेम कल्चर। हाँ मेरिस्टेमेटिक कल्चर है सबसे बेस्ट, क्योंकि इसका रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो ग्रोइंग रीजन होता है, मतलब एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होता है। तो वहां पे जो है वायरस ग्रो नहीं हो पाता है उधर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी के तीन जो है वो गलत है, तो कौन सा हो सकता है? गौरांग, मानसी, ओमकार, साक्षी, कोई भी बता सकता है आंसर? सर फर्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे क्रॉप प्लांट ग्रोन इन मोनोकल्चर आर, देखिए मोनोकल्चर का मतलब क्या है, अगर एक फील्ड है सब पूरे जितने भी प्लांट्स एक टाइप की है, अगर वीट का फील्ड है पूरा वीट ही है, अगर वो कोकोनट या फिर वो हम लोग मान लेते हैं कि वो बनाना प्लांटेशन है तो पूरा बनाना प्लांटेशन है, ठीक है, इसको मोनोकल्चर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे यील्ड का कुछ ज्यादा लेना देना, हेलो आवाज आ रहा है मेरा? यस ठीक है, यस यहाँ पे सर। यील्ड से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, पर यहाँ पे देखिए अगर सोचिए फील्ड में अगर कोई पेस्ट आ जाता है तो पूरा क्रॉप को खत्म कर देगा ना, तो हाईली प्रोन रहेगा वो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेस्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। मान लेते अगर एक फील्ड है मेरे पास, उस फील्ड में अगर मान लेते कि दो चार क्रॉप्स है, ठीक है, दो चार क्रॉप्स है, देखिए, और पेस्ट जो रहते हैं वो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब क्रॉप स्पेसिफिक मतलब क्या है, वो जो पेस्ट है उस टाइप के क्रॉप में ही आएगा। समझ में आ रहा है? अभी मान लेते कि हम लोग अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये एक टाइप का क्रॉप है, ये एक टाइप का क्रॉप है, फिर ये फिर से बीच में अलग टाइप का क्रॉप, ये अलग टाइप, यहाँ पे क्या है चांसेस कम होते कि ये जो यहाँ पे अगर कोई पेस्ट आ जाता है, यहाँ से इधर जाने में इसको क्या है, एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो जो कंडीशन है वो सीवियर नहीं होगा एकदम, समझ में आ रहा है? सीवियर नहीं होगा, ठीक है। सर आवाज कट हो रहा है, आवाज कट हो रहा है अभी? यस सर। यस सर। सिर्फ फैन ऑफ से अभी आवाज क्लियर आ रहा है? अभी ठीक है आवाज? नीला फोन हेलो, अभी आवाज ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड तो ठीक है सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, व्हाट अबाउट सेकंड और
अच्छा, गरम नहीं होते क्या? फ्री फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अभी देखिए क्रॉप्स ग्रोन इन मोनोकल्चर आर बोला या फ्री फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो ठीक है। देखिए हम लोग जब एक से ज्यादा क्रॉप डालते हैं तो ये सोच के ही करते हैं कि वो कॉम्पिट नहीं कर सके। अभी देखिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक से ज्यादा क्रॉप यूज करते हैं तो एक रो में हम लोग क्या करते हैं, सीरियल्स यूज करते हैं। एक में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पल्सेस है वो यूज करते हैं। अभी मुझे पता है कि पल्सेस जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं क्योंकि उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। वो नाइट्रोजन जो है सीरियल्स तक के पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इंटर फ्री फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही, पर ये उससे ज्यादा स्पेसिफिक आंसर जो है ये वाला है। ठीक है, अगर ये अगर नहीं होता तो हम लोग इसको टिक कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो ये होने के बाद हम लोग इसको तो टिक कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सेकंड। हाँ, सेकंड सेकंड सही है। एक्सचेंज बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, इथरिफिकेशन होगा। मतलब इथरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि जो जितना भी सरफेस है, जो नियर बाय वाटर बॉडीज है, उसमें क्या, अगर सोचो केमिकल्स चले गए, जैसे केमिकल्स में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, तो इसकी वजह से एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो लेक के ऊपर पूरा एल्गी का मैट जम जाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी वजह से क्या होगा, लेक के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। जो प्लांट्स है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करेंगे, तो जो ऑलरेडी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है वो जो बैक्टीरिया यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जितना भी ऑक्सीजन है, तो और ऑक्सीजन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से पूरा लेक जो है वो डेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इथेरिफिकेशन बोलेंगे उसे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है, सोमाक्लोनल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। सोमाक्लोनल जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? टिश्यू कल्चर। हाँ, टिश्यू कल्चर। ये इतना टाइम लग रहा है बच्चों आपको। देखिए सोमाक्लोनल जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा लेना देना। सोमाक्लोनल मतलब एक प्लांट है, उससे मैंने कुछ टिश्यू लिया और उसको क्या किया, मैंने ग्रो किया। समझ में आ रहा है? तो उसको सोमाक्लोन्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? वहां पे कुछ गेमेट्स वगैरह, फ्यूजन्स वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ बॉडी है, सेम डीएनए रहेगा उसके अंदर भी, तो उसको सोमा क्लोन्स बोलेंगे। इसीलिए सोमा क्लोन्स बोला है। हम लोग जब भी कोई कॉपी करते हैं तो उसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं, पर यहाँ पे सोमा क्लोन मतलब जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसा डायरेक्टली। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसे पूछा वही आंसर। बायोफोर्टिफिकेशन। हाँ, बायोफोर्टिफिकेशन। अभी बायोफोर्टिफिकेशन में मैंने बताया था कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। अभी उस और एक टर्म है यहाँ पे, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, कोई बता सकता है? सिंपल, कोई आइडिया है? प्रथमेश, बायोमैग्निफिकेशन। अरे ये बचपन में हमने पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन, 10th या फिर 9th में। हाँ, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, या तो फिर किससे भी। अगर मान लेते, सिंपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक लेक है, ठीक है। ये लेक के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल आ गया है, ठीक है, और केमिकल को निकाला नहीं जा सकता है इजीली, ठीक है। अभी इसके अंदर केमिकल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसे तो मैं एक्यूमुलेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तभी हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे, कोई ऐसा प्लांट सेलेक्ट करेंगे कि वो क्या करेगा, इस जो केमिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, ये जब एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट के बॉडी के अंदर रहेगा, तो हम लोग तो इजीली प्लांट बॉडी को कलेक्ट कर सकते हैं ना। तो उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे या फिर इंसनरेट कर देंगे, मतलब केमिकल जो है खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, ये बायोमैग्नेशन गलत हो, वो बायो रेमेडिएशन मैं जो बता रहा हूँ बायो रेमेडिएशन है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन अलग है। तो बायो रेमेडिएशन मतलब समझ में आ गया, तो बायो मैग्निफिकेशन बताता हूँ, मैं भूल गया हूँ, मैं बायो रेमेडिएशन के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, अगर एक फिश है, तो हमने देखा था ना, जैसे ईगल होता है ऊपर, नीचे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमने फर्टिलाइज पेस्टिसाइड यूज किया, फील्ड में पेस्टिसाइड यूज किया। अभी पेस्टिसाइड यूज किया फील्ड्स में, मान लेते कि फील्ड के अंदर क्या है, कुछ पेस्ट है, उसको मारने के लिए हमने पेस्टिसाइड यूज किया। तो मान लेते कि हर एक जो इंसेक्ट है उसके अंदर एक एक मॉलिक्यूल चला गया वो केमिकल का, ठीक है। तो वो केमिकल का मॉलिक्यूल चला गया, अभी उसको कौन खाएगा, इंसेक्ट को?
फ्रॉक्स खाएंगे, तो मान लेते कि हर एक फ्रॉक जो है 10 इंसेक्ट्स को खा लिया, ठीक है, तो अभी वो फ्रॉक के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 मॉलिक्यूल्स आ गए, समझ में आ रहा है, 10 मॉलिक्यूल्स आ गए। अभी फ्रॉक को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक एक ही फ्रॉक को खाएगा क्या, वो 10 फ्रॉक्स को खा लिया समझ लो। अभी स्नेक के बॉडी में कितने आ गए, 100 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो मान लो ईगल जो है वो उसने 10 स्नेक्स को खा लिया, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए ईगल के अंदर, 1000 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो बताया ये क्या है, बायो रेमेडिएशन है, मतलब कोई केमिकल को निकालने के लिए हम लोग प्लांट्स या तो फिर कोई ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं जिसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, इसको बायो रेमेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो बायो फोर्टिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन और बायो रेमेडिएशन, तीन चीजें आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर दी वेराइटीज ऑफ, किसके वेराइटीज है ये, वीट के वेराइटीज है या फिर राइस के वेराइटीज है, राइस। राइस के, हाँ ठीक है, राइस सही है। राइस। उसके बाद हिमगिरी, हिमगिरी किसका वेराइटी है, वीट। वीट का वेराइटी है। आपको ये भी याद रखना है किसके अगेंस्ट में, रस्ट पैथोजन के अगेंस्ट में, रस्ट मतलब कोई फंगल डिसीज है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, ये तो सिंपल है, क्या ये जीन लाइब्रेरी है, जर्म प्लाज्म है, दोनों में से एक ऑप्शन है, टू और थ्री, जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द केस ऑफ अ रॉन्ग मैचिंग, इसमें से आपको पता है रॉन्ग मैचिंग कौन सा है, देखिए माइक्रो प्रोग्रेशन जो होता है इन विट्रो ही होता है ना, ग्लास के अंदर ही होता है, ठीक है। कैलस जो है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है टिश्यू कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिड फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वेक्टर डीएनए जो होता है, ये साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस थोड़ी ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच पार्ट वुड बी दी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट, ये तो ठीक है, ये आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर ड्यूरिंग, कब हुआ था ये, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ था, 1960s। 1960s, ठीक है। 1960। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स हैविंग ऑल द डाइवर्स, ठीक है, किसको क्या बोलेंगे हम लोग, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। हाँ सेम ही है, वो दो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन वायरस फ्री, ये भी सेम ही है, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोग्रेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, देखिए माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग एक साथ बहुत सारे प्लांट्स को बनाने, ठीक बना रहे, ठीक है, इसको माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट के सेल्स ले रहे हैं, उससे हम लोग एक एम्ब्रियो बना दे रहे हैं, ठीक है, एक प्लांट हो गया ना वो, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो माइक्रो प्रोपगेशन नहीं, वो सिर्फ एक टेक्निक है जिसमें हम लोग दो सेल्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब ऑलरेडी एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, मतलब सोचे अगर दो अलग अलग इंटरस्पेसिफिक के बीच में या फिर इंटरजेनरिक क्रॉप्स के बीच में हमने हाइब्रिडेशन करवाया, तो क्या होता है उसमें जो ये एंडोस्पर्म होता है, कभी कभी वो होता है या फिर नहीं भी होता है, तो उस टाइम पे उस एम्ब्रियो को बचाने के कैसे, मतलब वो तो ग्रो नहीं कर पाएगा, एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होगा, तो सीड तो वायबल नहीं रहेगा। उस वक्त उसको हम लोग एम्ब्रियो को निकाल लेते, उसको कल्चर मीडियम में रखते, तो उसको जिंदा कर सकते, प्लांट में कन्वर्ट करा जा सकता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेम ही है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जैसे वही है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो एक टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन का। नेक्स्ट, which of the following enhance or induces fusion of protoplast, इसमें से अगर मुझे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करना है तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे हम लोग, अगर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है, मतलब दो सेल्स को अगर मुझे फ्यूज कराना है, तो कौन से केमिकल्स यूज करेंगे हम लोग,
पीईजी देखा था ना हमने, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो यूज करेंगे और सोडियम नाइट्रेट यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे, आईए और काइनेटिन, आईए और जिबरेलिन, ठीक है। ये तो हार्मोन्स है। नेक्स्ट, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल है, तो क्या है, कैसा सेल है ये? without cell wall. Without cell wall. Without विदाउट cell सेल wall. वॉल। विदाउट सेल वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर एनिमल सेल को भी प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, सेल वॉल तो होता ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो हम लोग प्लांट्स के लिए जनरली यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट, जब भी रेफर करते हैं तो विदाउट सेल वॉल बोलेंगे। ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शंस कौन सा, ओकरा कौन सा है आपको याद है? ओकरा, ओकरा मतलब Usaswani. हाँ हाँ, मतलब हाँ, भेंडी को ओकरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है उसका आंसर, कौन से मैचिंग रहेंगे? हिमगिरी तो हमको पता है, कौन सा हिमगिरी वीट है, तो दो तीन अगर हमको पता रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या है। Sir, देखिए option first. ऑप्शन फर्स्ट, तो ओकरा का क्या आएगा? पूसा स्वानी आएगा, ठीक है। वीट का हिमगिरी आएगा। काउपी का क्या आएगा? पूसा कोमल, ठीक है। रेपसीड का पूसा, नहीं, रेपसीड का पूसा गौरव आएगा, ठीक है। तो ये सेम है, यहाँ पे भी आपको देखना है, ठीक है। तो अभी दो तीन चीजें आपको यहीं पे दिख रहे, तो उसको मैच द कॉलम कर देना है। नेक्स्ट 19, टू डेवलप वायरस फ्री पोटैटो कल्चर व्हाट इज यूज। अगर मुझे वायरस फ्री पोटैटो चाहिए तो क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? मेरिस्टेम कल्चर. मेरिस्टिम कल्चर यूज करेंगे, ठीक Chemical. है? तो वायरस या तो फिर फंगस वहां पे नहीं प्रेजेंट रहेगा। ये भी वैसा ही है, तो ये देखिए। उसके बाद 22 का आंसर कौन देगा? सोचिए थोड़ा सा इसके ऊपर। 22 का हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है इसके लिए सोचने के लिए, फास्ट। सेकंड ऑप्शन. कैसे सेकंड ऑप्शन? आयुष, सेकंड ऑप्शन कैसे आएगा बताओ? सर एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो की प्लॉइडी लेवल 2n आएगी. हाँ, एम्ब्रियो का प्लॉइडी रहेगा, ठीक है, 2n है, ठीक है, फिर मान लो। माइक्रोस्पोर का n आएगा. माइक्रोस्पोर्स मतलब जो भी, माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? एंथर कल्चर कर रहे हैं हम लोग वहां पे, तो एंथर कल्चर में क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, तो एन आया, सही है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट 2n. प्रोटोप्लास्ट कल्चर में 2n, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? सिर्फ जो प्रोटोप्लास्ट सेल है, सेल का ले सिर्फ रहे हैं. हमने क्या कर दिया है? सेल वॉल निकाल दिया, उसको कल्चर के लगा दिया है, बस। तो 2n ही रहेगा। अब उसके एंडोस्पर्म कल्चर, और हमको पता है कि एंडोस्पर्म का जो 3n. प्लॉइडियो होता है क्या होता है? 3n होता है, मतलब 3 न्यूक्लियस होते हैं वहां पे, तो 3n, तो ये वाला सही है, ऑप्शन है, सही है। तो और किसी को समझ में नहीं आया ये वाला? ये भी, ये तो आपका हमारा बायोफोर्टिफिकेशन, मेरिस्टेम और माइक्रोफोर्स हो गया, सोमेटिक हाइब्रिडेशन हो गया, ये तो आ जाएगा। पूसा स्वामिनी इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच मेथड। कौन से मेथड से डेवलप किया गया है? आयुष के अलावा दो देंगे आंसर, आयुष नहीं देगा आंसर। हाँ, फर्स्ट वाला सही है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन किया गया। देखिए म्यूटेशन तो किया नहीं था उसमें। टिश्यू कल्चर जो है वो हाइब्रिड नहीं बना सकते टिश्यू कल्चर के थ्रू। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिससे माइक्रो प्रोपगेशन का टेक्निक है टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से नहीं किया गया, ठीक है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन और क्या किया? सिलेक्शन किया गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला है सोमैटिक हाइब्रिड।
आयुष नहीं देगा इसका आंसर। सोमैटिक हाइब्रिडेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ लीफ एंड न्यूसेलस ऑफ पिट्यूनिया रिजल्ट्स द प्लॉइडी लेवल। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सोमैटिक हाइब्रिडेशन किया है, मतलब दो सेल्स को फ्यूज कर दिया है इन्होंने, दो सेल्स को फ्यूज किया है। तो क्या है, लीफ लिया है, लीफ का सेल को फ्यूज किया है और न्यूसेलस को फ्यूज किया है। अभी ये न्यूसेलस होता कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। उसमें से एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है ना, तो बाकी के जो रिमेनिंग है उसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, दोनों को फ्यूज कर देंगे तो क्या होगा? आयुष नहीं देगा आंसर। क्या बनेगा यहाँ पे आंसर? अरे डिप्लॉयड कैसा रहेगा? हम लोग प्लांट जो है वो डिप्लॉयड ही कंसिडर करके चल रहे हैं ना। पिट्यूनिया अगर नॉर्मली डिप्लॉयड ही है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिप्लॉयड है, लीफ जो है वो भी डिप्लॉयड है और न्यूसेलस जो है वो भी डिप्लॉयड है, क्योंकि हमको पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं, न्यूसेलस जो होता है वो डिप्लॉयड ही होता है। समझ में आ रहा है? जो भी, क्योंकि वो सोमैटिक सेल्स ही है, उसमें से एक जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अभी हमको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड ही होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर मियोसिस होता है, तब जाके क्या बनता है, क्या फॉर्मेशन होता है? समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो? अरे मग क्या जेवायला हो कधी? जो म्हणल्यावर जेवायचं मला जमत नाही का जेवायचं म्हणून अरे हे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद चार क्या बनने वाले हैं? चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे ना। हमने ऐसा कुछ देखा था स्ट्रक्चर्स ना, ऐसा चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है एक ही बचता है, बाकी के तीन जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे। इसी का क्या बनने वाला है, पोलन ग्रेन बनने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है। ये है। तो अभी देखिए लीफ के अंदर भी डिप्लॉयड कंडीशन है, पिट्यूनिया के न्यूसेलस के अंदर डिप्लॉयड, इन दोनों को फ्यूज कर दिया तो क्या बन जाएगा, टेट्राप्लॉइड, मतलब चार रहेंगे न्यूक्लियस ना। और ये डिप्लॉयड तो 4 नंबर हो जाएगा, 4n हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया। 25th का क्वेश्चन जो है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, सेलुलोज और पेक्टिनेज, ठीक है, दो ही एंजाइम हम लोग, क्योंकि सेलुलोज और पेक्टिन जो होता है दोनों बॉन्ड करके रखते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको वो एंजाइम यूज करते हैं वहां पे। तो ये है। तो नहीं, एसेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत है कि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा ये। इसके अलावा भी हमारे पास और एक सॉल्व 31 ईयर्स है, तो वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो सकते हैं इसमें। स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और ऑब्टेन का काउ यील्ड, ये बेसिकली आपका पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है इसमें। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड जो है पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको एनिमल ब्रीडिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उसके भी आंसर्स देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए यहाँ पे सिंपल है, अगर हम हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, हायर मिल्क आउटपुट है, ठीक है। तो हम लोग की एक ही जो एम होता है उसको एक ही एम को लेके चल रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है आंसर। तो
तो देखिए डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वाई डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी में हम लोग डिसीज रेजिस्टेंट को चूज कर रहे हैं या फिर जो है वो हीट टॉलरेंट जो चुन के हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में और एक ही कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन 1 रहेगा, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद नेक्स्ट है होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अभी होमोजाइगस जो है प्योर लाइन्स का कैटल में कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग? Dating related individuals of same breed. हाँ सेम ब्रीड, देखिए एक ही बच्चा को आ रहा है ये सब कुछ, ऐसा है क्या? बाकी कोई क्यों आंसर नहीं दे रहा है? मतलब आयुष अकेला पढ़ाई कर रहा है? देखिए सिंपल है, देखिए हमको जब भी होमोजाइगस चाहिए, होमोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों जो क्रोमोसोम के सेट्स है सेम होने चाहिए, उसको हम लोग होमोजाइगस या फिर प्योर लाइंस बोल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, अगर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कराते रहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, मेटिंग कराएंगे किसका, इंडिविजुअल्स किसके वजह, सेम ब्रीड के अंदर। हम लोग दूसरे ब्रीड से करवाएंगे तो क्या होगा, उसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो वो होमोजाइगस प्योर लाइंस बना पाएंगे कि उसको नहीं, हम लोग सेम ब्रीड से क्या कराएंगे, मेटिंग करवाएंगे, ठीक है, तो ये है होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, जो हम लोग जिसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलते हो कौन सा है इसमें से? C. C. कौन सा ऑप्शन है? हेलो, Third option. हाँ, वो कैसा रहने, नियर होमोजाइगस होना चाहिए, समझ में आ रहा है? या तो फिर जब भी उसको ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं वो कैसा रहेगा, सेम काइंड रहेगा, उसके पेरेंट जैसा ही दिखेगा वो, एग्जैक्टली ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोला इज अ मेटिंग ऑफ, क्या है मेटिंग ऑफ, किसका मेटिंग ऑफ? Two different related species. हाँ, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, समझ में, रिलेटेड स्पीसीज जो है रिलेटेड रिलेशन में ही रहना चाहिए, समझ में, तो इंटर स्पेसिफिक बोला है, स्पीसीज के बीच में, समझ में रहे, हम लोग जनरा नहीं बोल रहे यहाँ पे, समझ में रहे, स्पीसीज के बीच में, ठीक है, स्पीसीज बोला है, फिर टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज बोला है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस व्हिच वन इज अ मराइन फिश हैविंग रिच ओमेगा सोर्स, ओमेगा रिच फैटी एसिड्स जो है किसके अंदर होता है वो? मैकरेल है, ठीक है, याद रखनी है आपको, मैकरेल जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ज्यादा अमाउंट में होता है। अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्राफ्ट विथ लेग्यूम्स और ग्रास पॉस्चर्स टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे सिंपल है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बार लेग्यूम्स को ग्रो करेंगे, लेग्यूम्स को ग्रो करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है, उसके बाद ग्रासेस को ग्रो करेंगे, हमको पता है कि ग्रासेस जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करते नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के ऑल्टरनेटिव या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेशन ग्रोइंग सीजन जिसके होते हैं उसको हम लोग ले फार्मिंग बोलते हैं। ले का मतलब एक बार पहला क्रॉप को ग्रो किया जो भी, फिर उसके बाद दूसरा क्रॉप जो करके वो अपोजिट रहेगा एक दूसरे से, समझ में आ रहा है, तो उसको उस टाइप के फार्मिंग को हम लोग ले फार्मिंग बोलेंगे, समझ में आया? उसके बाद अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, ठीक है, ये पता है। आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री बिकॉज इट इज, आउटब्रीडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनिमल हस्बेंड्री में, क्यों, इसका रीजन क्या है? First option. Overcoming inbreeding depression. हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करता है। अभी देखिए इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है उसका मतलब क्या होता है, अगर इस चीज को अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक आउटक्रॉस जो है वो सफिशिएंट होता है, एक आउटक्रॉस जो है वो सफिशिएंट होता है, समझ में रहे, हमने पढ़ा था। अभी देखिए
उससे पहले हाइब्रिड विगर के बारे में पढ़ा था, हेटेरोसिस के बारे में, ठीक है। वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग जो ब्रीड्स ले रहे हैं उसमें से जो अच्छे क्वालिटी से उसके हिसाब से हम लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अगर सेम हम लोग सेम ही हर्ड में अगर ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जो रिसेसिव एलील्स होते हैं वो एक जगह आ जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा उसमें ईल्ड और फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एक आउट क्रॉस करते हैं वहां पे, समझ में आ रहा है। एक आउट क्रॉस करेगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सेम चीज जो है प्लांट में भी होता है वही चीज, ठीक है। अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, कौन सा जो टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन का, सेम क्वेश्चन है, हो गया ये नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये भी हो गया है। इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ अभी देखिए विट्रो प्रोपगेशन हो रहा है तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, कौन सा चीज यूज करते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों को अगर चेक करना है, देखिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थन ब्लॉटिंग का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो करेंगे नहीं, केमिकल्स क्या है उसमें पता करने के लिए। माइक्रोस्कोपी करके फायदा नहीं है यहाँ पे, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देख पाएंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसीआर और आरएपीडी कर सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि वो क्लोन जो है दोनों के बीच में वेरिएशन कितना है। अभी देखिए देखिए हमको पता है कि वेरिएशंस आते हैं, तो कितना वेरिएशंस आ रहे हैं तो ये हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेस्ट के थ्रू पता करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे। तो पीसीआर में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, हेलो, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ना, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते क्या है हम लोग, हाँ डीएनए को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में। अभी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एनालाइज करना है उसको। तो रैफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि जो सेम रिपीट्स होते हैं बहुत सारे, तो हम लोग उनको एनालाइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कितने हैं। तो हमको पता चलेगा दोनों के बीच में कितना वेरिएशंस है, क्योंकि क्लोनल प्रोपोगेशन में भी हमने पढ़ा था कि कुछ ना कुछ अमाउंट में वेरिएशंस आ सकते हैं, या तो फिर वो कुछ जनरेशन के बाद या फिर बहुत सारे जनरेशन के बाद ये वेरिएशंस आ सकते हैं। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि वेरिएशंस आए हैं क्या इसके डीएनए के अंदर, तो वो चेक करने के लिए हम पीसीआर और आरएपीडी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये तो ठीक है, टू ऑब्टेन वायरस फ्री, ये तो ठीक है। इन ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द एंटायर कलेक्शन, ये भी सिंपल है, जर्म प्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वैष्णवी कुछ डाउट है। सर वो नॉर्थन ब्लॉटिंग क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सदर्न ब्लॉटिंग हमने पढ़ा था, सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं ना उसमें। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी सदर्न ब्लॉटिंग जो नाम था एक साइंटिस्ट के नाम से था वो, ठीक है। तो अभी सदर्न के उसके अपोजिट में हमने क्या किया है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करके बोल दिया है, ठीक है, वही नाम है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस क्या है वो पता कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, ठीक है, समझ में आया। सर आवाज ही नहीं आया, फिर से बताइए ना। आवाज ही नहीं आया क्या, हेलो, आवाज आ रहा है। Yes, sir. ये सब ब्रेक हो रहा है भैया। देखिए सिंपल है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपने क्या किसके बारे में पूछा था, ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के। देखिए सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। अभी डीएनए को फिक्स करते हैं, उसके अपोजिट में आरएनए है, मैंने प्रोटीन बोल दिया उधर, ठीक है। तो आरएनए है, तो आरएनए को वहां पे हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करेंगे। आवाज आ रहा है मेरा, हेलो। यस सर। Yes, sir. वैष्णवी इतना याद रखना है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं,
आरएनए को एनालाइज करते हैं, और वही सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो दोनों अपोजिट यही है।